स्टार्ट करके तब हम बोलेंगे। हाँ चलिए स्टार्ट है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, कई सारे सवाल आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो उस संबंध में सवाल पूछेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। और आपके पास भी कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा। यह है मुन्ना गुप्ता जी जो जानना चाहते हैं बिल्डिंग इंश्योरेंस के बारे में और दूसरे इंश्योरेंस के बारे में भी। बिल्डिंग इंश्योरेंस में एक्चुअली क्या क्या कवर होना चाहिए, बिल्डिंग इंश्योरेंस हम जब लेते हैं तो उसमें क्या क्या कवर होना चाहिए, मेनली हमको ये देखना है कि क्या क्या उसमें जो कि कम से कम प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो। हाँ वो तो जरूरी चीज़ है, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ ये है कि बिल्डिंग हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन आपको जानना जरूरी है कि बिल्डिंग को भी कई घटनाओं से खतरा होता है, जैसे आसमानी जो बादल फटता है, आतंकवाद हो गया, हमले हो गए, या फिर भारी बारिश से अपना जम जाता, पानी जम जाता है, आंधी तूफान, आतंकवादी हमले, दंगे फसाद, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप बिल्डिंग इंश्योरेंस लेते हैं तो मान लिया कि इन सब चीज़ों से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है, तो अगर आपके पास इंश्योरेंस रहेगा तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे, है ना। तो जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव जो सोसाइटी एक्ट है अपने महाराष्ट्र में, उसके मुताबिक आपको फायर का लेना है ना। उसके बाद आंधी तूफान, बारिश या साइक्लोन या जो नेचुरल घटनाएं होती हैं, भूकंप वगैरह, उनके लिए आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें नाम तो बहुत सारे होते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन कम से कम प्रीमियम भी जाए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो तो उसमें कुछ नाम्स को हटा भी सकते हैं हम, जैसे हाँ, आतंकवाद वगैरह का है, तो जैसे हमारे यहाँ संभावनाएं कम है, बहुत ना के बराबर है, तो हाँ उसको हटा सकते हैं। जैसे जो लोग मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई बहुत ही संवेदनशील जगह है और हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर मुंबई रहती है। लेकिन मुंबई के आसपास जो सब अर्बन हो गया, नाला सुपारा, बसई, विरार या फिर डोंबिवली वगैरह जहाँ पर हो गया, जहाँ पर कम संभावना भी संभावना ही नहीं रहती है, तो वहाँ पर जो लोग बिल्डिंग इंश्योरेंस लेते हैं उसको आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये और ऐसे कौन से नॉर्म्स हैं जिनको हम प्रीमियम में से निकाल सकते हैं जिससे EMI हमारा कम हो जाए, उसका प्रीमियम कम हो जाए। प्रीमियम कम करने पर फोकस मत दीजिए, फोकस आपका ये होना चाहिए कि इन केस अगर कुछ होता है, डैमेज होता है बिल्डिंग को, तो जब डैमेज होगा तो उस समय उसका रिकंस्ट्रक्ट करने में कितना कॉस्ट आ सकता है, ये जरूरी है, क्योंकि हम सेफ्टी के लिए बिल्डिंग में रहते हैं। इसके लिए भी कोई सिस्टम है क्या जिसको कैलकुलेशन करने हाँ के लिए? कैलकुलेट कर सकते थोड़ा हैं। उसके ऊपर दो शब्द हमको बताइए ना। देखिए मेन क्या होता है, आपको पहले पता करना चाहिए, जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना बिल्डिंग का, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग को अगर कुछ डैमेज होता है, मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग के कई सारे हिस्से होते हैं, आपका गेट होता है, गार्डन होता है, स्विमिंग पूल कई जगह पर होता है, क्लब हाउसेज होते हैं, टंकी, अंडरग्राउंड टंकी, ओवरहेड टंकी। तो आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि टंकी को डैमेज होता है तो पर स्क्वायर फीट टंकी को रिकंस्ट्रक्ट करने सबसे पहले हमको पहले ये निकालना पड़ेगा हमारी एरिया कितनी है, टोटल एरिया कितना है। अगर मान लीजिए पूरी बिल्डिंग का करवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरी फ्लैट्स जो होते हैं पूरा कितना स्क्वायर फीट का एरिया है आपका, और इन केस कुछ हो जाता है अभी के समय में या फिर इन फ्यूचर में, तो पर स्क्वायर फीट रिकंस्ट्रक्ट कराने का कॉस्ट कितना आएगा। उसमें 3 चीजें आ सकती है। एक जमीन का खर्च, मान लीजिए कि जमीन बिल्डर के नाम पर है, ठीक है ना, तो सोसाइटी का नहीं हुआ ना भाई, तो बिल्डर का तो हो सकता है कि अगर जमीन पर कंस्ट्रक्ट कराएंगे तो हो सकता है बिल्डर आपसे पैसा मांगे, तो वो भी कंक्लूज होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जमीन का हो गया, फिर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का मटेरियल का एक हो जाता है, मटेरियल में कितना कॉस्ट आएगा, प्लस लेबर का कॉस्ट। तो ये सब को आपको कैलकुलेट करना है। और मान लिया कि आपको लग रहा है कि 2500 कॉस्ट बैठेगा, तो टोटल, और मान लीजिए आपका टोटल जो एरिया आएगा वो 30,000 पर स्क्वायर फीट, हाँ वो पर स्क्वायर फीट से ही नापना पड़ेगा। तो मान लिया कि आपको लग रहा है कि 30,000 हमारा स्क्वायर फीट का एरिया है और 30,000 ही में रिकंस्ट्रक्ट हमको करना, तो 2500 यानी 2500 गुने 30,000 यानी करीब करीब 7.5 करोड़, यानी आपका टोटल कास्ट आने वाला है। हाँ, और कितना एरिया है उसको आप डिसाइड करेंगे, उसको उससे गुना कर दीजिए, हमारा सम एश्योर्ड उतना होना चाहिए, आपको कम से कम होना चाहिए। मान लिया कि आपने कम का करवा दिया, कम सम एश्योर्ड का, तो फिर अगर हो जाता है डैमेज तो फिर क्या क्या आपके पैसे कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह से सम एश्योर्ड का गणना करना चाहिए, ताकि जब आप रिकंस्ट्रक्ट करवाएं तो पूरे पैसे आपको इस्तेमाल हो जाए और ज़्यादा पैसे की जरूरत ना हो। तो ये होता है। दूसरा है कि प्रीमियम, आप प्रीमियम को भी देखना कि आपकी सोसाइटी जो है वो प्रीमियम पे करने की स्थिति में है कि नहीं है ना। तो इसमें कई क्या होता है कि कई बिल्डिंग जो होते हैं प्रीमियम का अलग से चार्ज लगा देते हैं,
है ना। तो जितना प्रीमियम का चार्ज लगाते हैं फिर उसी प्रीमियम के हिसाब से आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि फिर एजीएम में सवाल उठेंगे कि भैया जब प्रीमियम हमारा इतना कलेक्ट हो रहा है तो आपने ज़्यादा प्रीमियम का क्यों इंश्योरेंस लिया। तो एक अलग सवाल होता है। तो आप अगर हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए तय करते हैं तो आपको पहले ये तय करना होगा कि कितना सम एश्योर्ड का हमें लेना है। उसके हिसाब से जो प्रीमियम बनता है उसके आधार पर आप हर महीने आप मेंटेनेंस चार्ज में लगा सकते हैं। तो ये होता है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कई एजेंट आपको लोभ देंगे, लालच देंगे कि सर इतना का सम एश्योर्ड का करवा लीजिए, इतना का करवा लीजिए। तो मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है कि आपका सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए, प्रीमियम कितना होना चाहिए, न कि एजेंट के हिसाब से। तो ये आपको चॉइस करना, आवश्यकता को देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, ग्राहक ने, एजेंट ने कहा आपने ले लिया। अरे भैया आपकी क्या जरूरत है, आप अपना पहले जरूरत को देखिए और अपना पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसको देखिए, पेइंग कैपेसिटी देखिए, जरूरत देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। तो इस तरह से आपने देखा बिल्डिंग इंश्योरेंस कितना का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। वैसे भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर सवाल लिखे, आपके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।